तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जितने भी 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेके 5 तक वो। इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो लेक्चर दिया था चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक। जितने भी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक वीडियो लेक्चर वो, जिसमें हमने कुल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे चैप्टर 1 से 5 तक। फिर दूसरा वीडियो हमने आपको दिया था चैप्टर 6 से लेके 10 तक जितने भी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो दोनों लेक्चर आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी 2 वीडियो दिए हैं, एक घंटे 40 मिनट या ऐसे कुछ करके है। उसमें आपको कम से कम 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए गए हैं। और सेकंड वीडियो है, उसमें भी आपको सेकंड केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो ये चारों वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 से लेके 5 तक वो कवर कराएंगे। यानी कि कुल 7 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो आए हुए हैं या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं इस बार। तो पहला वीडियो पार्ट ये होगा जिसमें 1 से 5 चैप्टर तक 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। कल आपको वीडियो पार्ट 2 दिया जाएगा जिसमें आपको चैप्टर नंबर 6 से 10 तक जितने भी 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट यहाँ पे यानी यूट्यूब पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे आप पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 1 जो सोल्यूशन चैप्टर है वहां से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं 3 नंबर वाले में। पहला आपका क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या होता है, और थर्ड आपका बनेगा कि पराशरण दाब क्या होता है। यानी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर नंबर 1 से बनने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं 3 नंबर वाले में। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर यहीं पे हिमांक दिया होता तो उसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने की क्षमता। जैसे अगर आप जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तभी वो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। यानी कि जो उबलने की जो क्षमता है उसमें अगर वृद्धि कर दी जाए तो वो क्या होता है, यही आपको समझाना है कि क्वथनांक में उन्नयन यानी कि उबलने की वृद्धि की जो क्षमता है उससे आपका क्या तात्पर्य है, यानी क्वथनांक में उन्नयन से आपका क्या तात्पर्य है। अगर सिर्फ क्वथनांक में उन्नयन पूछेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और अगर एक क्वेश्चन इसी में और ऐड कर दे कि क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है और इसका मोललता से क्या संबंध है, यानी मोललता का आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का अरेंज हो जाएगा। तो पहले क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है ये देखते हैं। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य, अनवघट्य या ऐसे कर सकते हैं कि जो वैद्युत अनवघट्य होता है, जैसे आपका NaCl, ये क्या होता है वैद्युत अपघट्य होता है। अपघट्य का मतलब क्या है कि इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसे अणु या मॉलिक्यूल जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है जिनके आयन अलग अलग हो सकते हैं। NaCl में Na+ में और Cl- में टूट सकता है, यानी ये वैद्युत अपघट्य है। और ऐसे आयन या ऐसे अणु जो अलग नहीं हो सकते, जो प्लस और माइनस चार्ज में नहीं टूट सकते, वो वैद्युत अनवघट्य कहलाते हैं। ठीक है। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर अगर विलायक का जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है, विलायक का क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि है वही आपका क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। हमने परिभाषा लिखने से पहले ही बता दिया था क्वेश्चन में कि क्वथनांक का उन्नयन का मतलब ही यही है कि बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। ठीक है। अब एक इसे डिनोट कैसे करते हैं, जो आपका क्वथनांक में उन्नयन है इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको डेल्टा टीबी, जहां बी आपका बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करता है और टी आपका टेम्परेचर, यानी किस टेम्परेचर या ताप पे बॉयल होने स्टार्ट हो जाता है कोई भी जो विलेय होगा, चाहे जल हो चाहे आपका और भी कोई वहां पे सोल्यूशन हो। तो ये आपका डेल्टा टीबी क्या डिनोट करता है क्वथनांक में उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट को।
ठीक है। अब अगर हम इसका क्या निकाले, मोललता से क्या संबंध है, क्वथनांक का उन्नयन का जो मोललता से क्या संबंध है, ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्वथनांक में उन्नयन निकालना पड़ेगा। तो क्वथनांक में उन्नयन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी, क्योंकि उन्नयन स्थिरांक है, हमने पहले बताया उन्नयन का स्थिरांक जो होगा वो केबी से डिनोट किया जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट से डिनोट किया जाएगा। और ये आपका मोललता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन हमने पहले बताया डेल टीबी से डिनोट किया जाएगा, और मोलर उन्नयन स्थिरांक होने के कारण, देखो उन्नयन स्थिरांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, बी से डिनोट करेंगे, और लेकिन स्थिरांक है तो इसे के से भी डिनोट करेंगे, तो पूरा क्या हो जाएगा के बी, मोलर उन्नयन स्थिरांक को के बी से डिनोट करेंगे। और मोललता को हमने पहले ही बताया था, जब आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताए थे वहां पे पूरा मोललता का फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, और इसके पहले जब हमने टॉपिक वाइज पढ़ाया था वहां भी आपको मोललता का फॉर्मूला बताया था बहुत ही डिटेल में। तो मोललता को हम स्मॉल एम डैश से डिनोट करते हैं, क्योंकि मोललता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो मोललता को हम स्मॉल एम डैश से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया इसका, इस हिंदी वाले फॉर्मूले से हमने सिंबल अरेंज कर लिया। अब अगर यहाँ पे हम मोललता का पूरा फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेल टी बी वैसे ही रहेगा और के बी भी आपका वैसे रहेगा, लेकिन मोललता इक्वल टू यानी एम डैश इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणुभार, वो भी किसका, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, गुणे विलायक का भार, वो भी किसमें, ग्राम में। अब जब ग्राम में, पहली बात तो ये केजी में होता है, मोललता में जो विलायक का भार होता है वो केजी में होता है, जब इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो हम 1000 का पीछे गुणा कर देंगे। और ये आपका मोललता का हमने पूरा फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि मोलर उन्नयन स्थिरांक के भी तो वैसे ही है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल जहां पे मोललता है वहां पे एम डैश का पूरा फॉर्मूला रखेंगे, विलेय का भार बटे विलायक का अणुभार, विलेय या विलायक का जो अणुभार है वो केजी में होता है, उसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। अब यही अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये जितने भी ऊपर वाले हैं जैसे केबी हो गया और विलेय का भार हो गया और 1000 हो गया, ऊपर ये सब ऊपर लिखेंगे, बाकी की जो चीजें हैं एम इंटू डब्ल्यू ये नीचे लिखेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, डेल टी बी यानी कि क्वथनांक में उन्नयन जो होगा वो के बी गुणे यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणे विलेय का भार और गुणे 1000, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा आपका m इंटू वो भी विलायक का भार, वो भी किसमें, ग्राम में। ठीक, ये तो हो गया आपका क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला। लेकिन हमें चाहिए मोललता के बीच संबंध, तो पहले हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना पड़ेगा, तभी हम मोललता के बीच संबंध निकालेंगे। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला हो गया। कैसे आया, मोलर उन्नयन स्थिरांक के बी होता है, मोललता एम डैश होता है, एम डैश यानी मोललता का पूरा फॉर्मूला रख देंगे, और हम जो ऊपर की चीजें हैं जैसे 1000 का गुणा हम ऊपर विलेय के भार के साथ और मोलर उन्नयन स्थिरांक के साथ करके ऊपर लिख देंगे, और m इंटू भार जो ग्राम में है वो नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या कि क्वथनांक का जो उन्नयन है उसका इस मोललता से क्या संबंध है, यानी इस मोललता के संबंध में अगर हम समीकरण लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यही आपका जो है ये समीकरण जो बना हुआ है यही आपका मोललता के बीच वाला संबंध होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें मोलर के बीच संबंध दर्शाना था, तो ये जो एम डैश है ये मोललता को ही डिनोट करेगा यहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर ले, फिर इस फॉर्मूले में जितने भी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं जैसे डेल टी बी, के बी, डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू ग्राम में जो है इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, यानी कि इसकी लेबलिंग हम करेंगे। ये आपका मोललता में संबंध का फॉर्मूला है। तो हमारा जो लास्ट में मेन फॉर्मूला आया था वो क्या आया था कि केबी गुणे डब्ल्यू गुणे 1000 हमने किया था। अगर उसी को और अरेंज करके लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, 1000 गुणे यानी कि जो नंबर होगा वो आगे कर देंगे और जितने भी सिंबल होंगे वो हम पीछे कर देंगे। मतलब कि वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा अरेंज किया है हमने। तो यहाँ पे डेल टी बी आपका क्या डिनोट करता है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में
उन्नयन को दर्शाता है। ठीक है, डेल टीवी आपका क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाएगा। के बी हमने पहले ही बताया है मोलर उन्नयन स्थिरांक है, मोलर या कह सकते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक को दर्शाता है। उसके बाद ये आपका कैपिटल डब्ल्यू है, ये आपका क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है। और कैपिटल डब्ल्यू आपका किसको डिनोट करता है, विलायक के भार को, विलायक के भार को। जबकि जो ये स्मॉल डब्ल्यू ग्राम में है, ये हमेशा विलेय के भार को डिनोट करता है, विलेय के भार को दर्शाता है। और जो ये आपका एम है, ये क्या दर्शाता है, तो ये एम आपका विलेय के अणुभार, विलेय के अणुभार को दर्शाता है, विलेय के अणुभार को। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है और मोललता से इस क्वथनांक में उन्नयन का क्या संबंध है। तो क्वथनांक में उन्नयन जो है मोललता से संबंध निकालेंगे तो 1000 गुणे केबी गुणे डब्ल्यू यानी कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक के भार बटे यहाँ पे विलेय का अणुभार बटे विलेय का भार इंटू विलेय का भार, वो भी ग्राम में। ये आपका क्वथनांक में उन्नयन हो गया, स्क्रीनशॉट कर लें। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है कि हिमांक में अवनमन से क्या तात्पर्य है या इसका मोललता से संबंध क्या है। दोनों एकदम सेम है, बस फॉर्मूले में चेंज कहाँ होगा, लास्ट में जो हमने फॉर्मूला लिखा था 1000 गुणे के बी, वहां पे अब क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए हिमांक में अवनमन का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक यानी कि जमने की जो क्षमता है, अवनमन मतलब कमी, जमने की क्षमता में कमी को ही सिंपल लैंग्वेज में हिमांक का अवनमन कहा जाता है, यानी कि केबी। यहाँ पे जो मोलर उन्नयन स्थिरांक था वाष्प दाब के अवनमन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर हिमांक अवनमन या कह सकते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे कि हिमांक का अवनमन क्या होता है, सबसे पहले तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट पदार्थ घोलने पर अगर विलायक का जो हिमांक है उसमें कमी होने लगे, यानी कि विलायक का जो जमने की जो क्षमता है, यानी जैसे जल के एक कैपेसिटी होती है कि इतने डिग्री पर वो जम जाता है, अगर उसके जमने की क्षमता में कमी होने लगे तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन। ठीक है, फिर से सुन ले, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट पदार्थ घोलने पर विलायक के हिमांक यानी उसके जमने की जो क्षमता है, हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक का अवनमन कहा जाता है। और हिमांक के अवनमन को डेल टी एफ, क्योंकि हमने बताया हिमांक का अवनमन मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल टी एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट से दर्शाते हैं। अब हिमांक के अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखा अभी वाष्प दाब के अवनमन का बराबर क्या था आपका, कि मोलर उन्नयन स्थिरांक था। लेकिन यहाँ पे अगर हम हिमांक का अवनमन निकालेंगे तो यहाँ पे मोलर उन्नयन स्थिरांक न करके हम क्या लिखेंगे, मोलर अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, क्योंकि हम हिमांक का अवनमन निकाल रहे हैं, यानी कि जमने की जो क्षमता है उसमें कमी निकाल रहे हैं। किसी भी सॉल्यूशन की जमने की क्षमता की कमी जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलर अवनमन स्थिरांक। अगर बॉइलिंग पॉइंट की क्षमता की वृद्धि निकालते यानी उन्नयन स्थिरांक निकालते तो यहाँ पे मोलर उन्नयन स्थिरांक लिखते, लेकिन अवनमन स्थिरांक निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हिमांक के अवनमन इक्वल टू मोलर अवनमन स्थिरांक गुणे, फिर से हमें मोललता में ही संबंध निकालनी है तो यहाँ पे पूरा हमको मोललता का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस क्वथनांक में उन्नयन अगर होता तो यहाँ पे हम टी बी लेते, लेकिन हिमांक में अवनमन है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेल्टा टी एफ ले लेंगे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे मोलर अवनमन स्थिरांक है तो के बी न लेके हम के एफ ले लेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट निकाले हैं। और गुणे में आपका मोललता है तो यहाँ फिर से हम एम डैश कर देंगे, यानी ये सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे पूरा एम डैश का फॉर्मूला रखेंगे जो कि मोललता का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में आपका इधर जो मोललता का पूरा फॉर्मूला था वो क्या था,
W इक्वल टू या अपान M स्मॉल m इंटू कैपिटल या कर सकते हैं स्मॉल W। ऊपर आपका कैपिटल W, नीचे आपका जो है ये स्मॉल w होगा, वो भी किसमें, ग्राम में। और जब स्मॉल w ग्राम में होता है इसका मतलब हमें 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो भार होगा, विलय का जो भार होगा वो ग्राम में है। कब कहा जाएगा, पहले ये केजी में होता है, बाद में हम इसे ग्राम में बदलते हैं जब हम मोलरता का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये तो पूरा मोलरता का फॉर्मूला हो गया, के एफ को अगर छोड़ दें तो ये पूरा मोलरता का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हमने आपका क्वथनांक में उन्नयन निकाला भी, वैसे ही सेम इसको करेंगे, यानी कि के एफ डब्ल्यू और 1000 का गुणा साथ में करके अगर अरेंज करके लिखेंगे तो मेन जो फॉर्मूला निकल के आएगा क्या आएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000, या फिर आप इसी को कैसे लिख सकते हैं, इस 1000 को सबसे आगे लिख दीजिए। इस 1000 को सबसे आगे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 गुणे के एफ यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे आपका कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू आपका क्या बताता है, विलायक का भार, ठीक है, बटे आपका विलय का अणुभार यानी स्मॉल एम गुणे विलय का भार, वो भी किसमें, यहाँ पे ये स्मॉल डब्ल्यू है, नीचे आपका स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है कि विलय का आप भार लिख रहे हैं, वो भी किसमें, ग्राम में, और 1000 का गुणा हमने यहाँ पे कर ही दिया है। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन का जो फॉर्मूला होगा वो भी किसके संबंध में, मोलरता के संबंध में, यही वो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिमांक के अवनमन यानी कि जमने की जो क्षमता है उसमें कमी का फॉर्मूला है, वो भी किसके संबंध में, मोलरता के संबंध में, ठीक है, मोलरता के संबंध में। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सिंबल हमने पहले ही बता दिया था कि टी एफ आपका क्या है, हिमांक में अवनमन, उसके बाद के एफ आपका क्या हो जाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। और ये हमने मोलरता का पीछे सिंबल जो बताया है वही सब सेम रहेगा। आप पीछे वाले क्वेश्चन से मोलरता का फॉर्मूला का जो सिंबल है, जैसे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू, ये सब आप पीछे वाले फॉर्मूले से उसका सिंबल का मतलब लिख लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट कर ले। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि क्या है, परासरण दाब क्या होगा। क्योंकि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्वथनांक में अवनमन, और उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और लास्ट आपका परासरण दाब। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि परासरण दाब क्या है, इसकी सहायता से विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का जो व्यंजक होता है वो भी निकालें। यानी सबसे पहले आप परासरण दाब क्या है उसका फॉर्मूला निकालेंगे, फिर उससे हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का जो व्यंजक है वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले परासरण दाब समझने के लिए आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा। जैसे हमने एक क्या ले लिया है, पात्र। अब इस पात्र में हमने क्या डाला है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया है। जैसे आपने कभी देखा होगा प्याज के ऊपर एक पतला सा व्हाइट कलर का छिलका होता है, जब आप प्याज को छील लेते हैं उसके बाद निकलता है वो, तो वो क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली के जैसा एक छिलका होता है। या अंडे के ऊपर आप देखेंगे तो एक छिलका होता है जो व्हाइट कलर का होता है, वो भी आपका अर्धपारगम झिल्ली के ही जैसा होता है। तो मान लीजिए हमने इस पात्र में एक अर्धपारगम में झिल्ली लगा दिया है, और इधर के साइड हमने क्या ले लिया है, विलायक, और इधर की साइड हमने ले लिया है विलयन। ठीक है, क्या ले लिया, विलयन। ये विलयन जो है इधर जाएगा। यानी अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, जो विलायक के अणुओं को विलय के तरफ आने देता है, लेकिन विलय के अणु को उधर के साइड यानी विलायक के साइड नहीं जाने देता है। ऐसी झिल्ली आपकी क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो विलायक के अणुओं को जाने देती है जबकि विलय के अणुओं को नहीं जाने देती। ये आपका क्या है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, और ये तो आपका हो गया पूरा विलायक, और इधर आपके पूरे विलयन हो गए। अब परासरण दाब क्या होगा, ये तो हमने बताया कि
अर्धपारगम झिल्ली का कार्य क्या होगा कि विलायक के अणुओं को जाने देना, लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं जाने देना। ये तो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य हो गया। लेकिन परासरण दाब क्या होता है? विलायक या विलयन का जो अणु होगा, विलयन पर, इस विलयन के अणु पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो क्या करता है, विलयन तथा विलायक के बीच एक परासरण दाब, विलयन और विलायक के बीच ये जो उत्पन्न हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, परासरण दाब उत्पन्न करता है। परासरण दाब या परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया, ठीक है, परासरण की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देगा। यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन पे, इस पूरे विलयन पे लगाया गया वह न्यूनतम या सूक्ष्मतम दाब जो विलयन और विलायक के बीच जो परासरण की क्रिया है या प्रक्रिया है उसको रोक देती है, ऐसे दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अब अगर इसकी डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विलयन पर यानी सॉल्यूशन पर लगाया गया वह बाहरी दाब, वह बाहरी दाब जो इस विलयन तथा विलायक के बीच परासरण की जो क्रिया चल रही है, परासरण की क्रिया का मतलब क्या है कि विलायक के अणु तो जा रहे हैं लेकिन विलयन के अणु उधर नहीं जा रहे हैं, तो ये परासरण की क्रिया हुई। अगर इसी परासरण की क्रिया को रोक दिया जाए या किसी फोर्स के द्वारा, दाब के द्वारा रोका जा रहा है, तो वो दाब ही क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब को हमेशा पाई से, किससे, पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि परासरण दाब के फॉर्मूले निकालने के बाद ही आप मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m का व्यंजक भी ज्ञात कर पाएंगे। तो परासरण दाब पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक फॉर्मूला है किसका, परासरण दाब का। अब इसी परासरण दाब के एक फॉर्मूले से आप कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप इसी फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे अगर सांद्रता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल में, तो आप क्या करेंगे, सांद्रता का एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू NV, N/V, ये आपका सांद्रता का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इस C का जो मान है ये पहले इक्वेशन में या कहते बेसिक जो फॉर्मूला है परासरण दाब का उसमें रखेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या किसमें चेंज हो जाएगा, यही फॉर्मूला आपका पाई इज इक्वल टू NV ब्रैकेट में इंटू RT, इस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। यानी हमने परासरण दाब का एक और फॉर्मूला बना लिया। जब आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी या सांद्रता का कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे C से सांद्रता का कोई क्वेश्चन आया तो आप इस वाले फॉर्मूले से लगा लेंगे। लेकिन अगर मोलों की संख्या बटे आयतन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस सांद्रता का पहले मान रखेंगे, फिर ये न्यूमेरिकल जो है आयतन या मोलों की संख्या से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप ये सेकेंड फॉर्मूला से लगाएंगे। अब हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है, n आपका मोलों के संख्या को डिनोट करता है और n का यानी कि इस n का भी एक फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। n इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब अगर इस फॉर्मूले को हम इस वाले इक्वेशन में रखें तो एक और फॉर्मूला परासरण दाब का बन जाएगा। वो क्या बनेगा, पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले W/m, ठीक है, ये हो गया, फिर पूरे के बटे V और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा R इंटू T हो जाएगा। यानी यहां से हमने तीन फॉर्मूले जो है परासरण दाब के निकाल लिए। ये तीन फॉर्मूले हमने परासरण दाब के निकाले हैं जो आप न्यूमेरिकल में लगा सकते हो। लेकिन मेन फॉर्मूला आपका पहला वाला ही है जो कि पाई इज इक्वल टू CRT होता है। कभी कभी यहाँ पे CRT की जगह CST भी दे देता है। तो यहाँ से 1, 2, 3 और 4 फॉर्मूले आपके बन गए हैं परासरण दाब के। बेसिक और इम्पोर्टेंट ये है। अब हमें चाहिए यहाँ से क्या, मोलरता। तो मोलरता निकालने के लिए ही हमने इस फॉर्मूले को 3 फॉर्मूले में बताया। चाहते तो हम पहला फॉर्मूला बता के ही छोड़ देते, लेकिन 2 आपको इसलिए बताया ताकि न्यूमेरिकल में आपको आसानी हो। अब यहाँ से अगर हमें मोलरता या मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो आपका है क्या कि W/m यानी कि विलेय का भार, ये W क्या है आपका, विलेय का भार,
और नीचे आपका विलेय का अणुभार है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और पूरे विलयन का आयतन गुणे RT। अगर इसी को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये m आ जाएगा किसके पास, विलेय का जो अणुभार है, ये विलायन या पूरे सोल्यूशन के आयतन जो है उससे गुणा किया जाता है। तो यही फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, यही फॉर्मूला आपका चेंज होगा, पाई इज इक्वल टू W अपान M इंटू V और R इंटू T। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। आप अगर इतने पे लिख के छोड़ते तो ये फॉर्मूला अधूरा माना जाता, मतलब आपने अरेंज करके नहीं रखा। लेकिन जब आप अरेंज करके लिखेंगे तो फॉर्मूला तो सेम ही है, बस इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हम मोलर द्रव्यमान M का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम मोलर द्रव्यमान M निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू आपका हो जाएगा W अपान पाई, जो आपका है वो यहाँ M की जगह पे आ जाएगा, तो पाई इंटू V और R इंटू T। ये आपका हो जाएगा क्या, मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला। ठीक है, मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमें संबंध ज्ञात करना था। यहाँ से एक बार और समझा देते हैं। यहाँ से देखिए, पहला बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पराशरण दाब का CRT। अब C सांद्रता का एक फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे हम C की जगह बस N अपान V रखेंगे, बाकी R और T हम सेम रखेंगे। अब मोलों की संख्या का भी एक फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ पे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार केवल N की जगह पर रखेंगे, V आपका सेम रहेगा, R और T भी सेम रहेगा। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे ताकि हम यहाँ से मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला निकाल सके। तो हम M का गुणा V के साथ कर देंगे, W आपका वहीं पे है, M इंटू V हो जाएगा, R और T आपका सेम रहेगा। अब यहाँ से मोलर द्रव्यमान M हमको चाहिए, तो भार या विलेय का जो भार है बटे पराशरण दाब, ये जो पाई है इस M के स्थान पे आ जाएगा और M जो है वो पाई के स्थान पे चला जाएगा। तो पाई इंटू V/R/T, ये आपका मोलर द्रव्यमान और पराशरण दाब के बीच संबंध होता है। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इस मेन फॉर्मूले में जितने भी सिंबल हैं उनके हम नाम बता देंगे। तो पराशरण दाब से रिलेटेड जितना भी हमने फॉर्मूला निकाला था उनके सभी सिंबलों के नाम हमने लिख दिए। जैसे लास्ट वाला जो फॉर्मूला था उसमें आपको कुछ सिंबल दिखाई दे रहे हैं, R, T, पाई, V, W और M। जैसे पाई का नाम क्या होगा, पाई को हम पराशरण दाब कहते हैं। W को हम क्या कहेंगे, इस W का नाम है विलेय का भार, इसको कैसे डिनोट करते हैं, विलेय के भार से। स्मॉल m जो है ये विलेय का अणुभार से डिनोट किया जाता है। T जो है टेम्परेचर से और R आपका गैस नियतांक होता है। इसके पहले जो दो फॉर्मूले बताए थे CRT, उसमें जो C था वो सांद्रता था और नीचे जो हमने N अपान V करके लिखा था वहां पे N जो है मोलों की संख्या होती है। ये कंप्लीट आपका पराशरण दाब हो गया, ये स्क्रीनशॉट कर लें। फिर हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे दूसरे चैप्टर से। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड चैप्टर से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। 2 नंबर में भी ये पूछा गया था, तो वहां पे हमने आंसर भी 2 नंबर के हिसाब से ही आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर का है तो हम आंसर भी 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। जैसे इलेक्ट्रोड विभव क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का भी उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये जानते हैं। जब किसी धातु की छड़ को, जैसे आपका जिंक का अगर छड़ है, अगर हम उसको जिंक लवण में यानी कि ZnSO4 के लवण में ही डुबो दें तो उस जिंक की छड़ के बीच और उस जो लवण का जो सोल्यूशन है, ZnSO4 का जो सोल्यूशन है, उनके बीच जो विभव जनरेट होगा, जो विभव लगेगा, उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। डायग्राम से इसको पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमने क्या ले लिया है, एक पात्र या बीकर ले लिया है। अब इस पात्र या बीकर में हमने एक छड़ डाल दी धातु की, वो भी किस धातु की, मान लीजिए हमने ये जिंक धातु का छड़ डाल दिया है इस पूरे सोल्यूशन में। और जो ये सोल्यूशन है वो किसका है, ये सोल्यूशन आपके इसी जिंक के
सोल्यूशन या जिंक का ही एक लवण का सोल्यूशन है, यानी कि Zn SO4 का ही सोल्यूशन है, यानी कि विलयन है। तो अगर जिंक धातु की छड़ को उसी के ही लवण के विलयन में डाल दिया जाए तो उस लवण यानी कि इस जिंक SO4 Zn SO4 के लवण और जिंक धातु के बीच, इस लवण और धातु के बीच एक विभव, एक क्या हो जाएगा यहाँ पे विभव, या कह सकते हैं एक एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाएगी, एक विभव जो है उत्पन्न हो जाएगा। और जो ये विभव उत्पन्न होगा यही आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, यानी धातु की छड़ और उसके लवण के बीच जो विभव जनरेट होता है वही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब अगर यही हम परिभाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसके ही लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु की जो छड़ है और जो विलयन के बीच है, यानी कि इस धातु की छड़ और इस विलयन के बीच एक विभव, एक एनर्जी जनरेट हो जाएगी, जिसे ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा गया है, तभी ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने का जो कारक होता है वो क्या होता है। तो 3 कारक होते हैं किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले। पहले कारक क्या है, चालक की प्रकृति, यानी जो चालक है वो कुचालक है कि अर्धचालक है, इस हिसाब से चालक की प्रकृति से इलेक्ट्रोड विभव जो प्रभावित होता है। सेकंड आपका धातु आयन की सांद्रता, उस आयन की सांद्रता कैसी है इस हिसाब से भी आपका इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है कि ताप का प्रभाव, टेम्परेचर कैसा है, इससे भी आप इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ताप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड विभव भी ज्यादा होगा, ताप कम करेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव भी घटेगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ, ये स्क्रीनशॉट कर लें। फिर 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन आपका क्या है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। चैप्टर नंबर 3 का ये 3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों का भी उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले अभिक्रिया का वेग क्या होता है, एकांक समय dt में, एकांक समय का मतलब छोटा समय या सूक्ष्म समय भी आप लिख सकते हैं। तो एकांक समय dt में अभिकारक की जो सांद्रता होगी उसमें होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे अभिक्रिया का वेग का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू एकांक समय यानी dt, तो dt और अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें होने वाला परिवर्तन कितना होता है, dx होता है। तो ये अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला हो जाएगा dx अपान dt, जहां पे dx क्या है, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन होता है और एकांक समय आपका क्या होता है, dt होता है। ये हो गया अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कारक होता है आपका क्या, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, यानी आप अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ये हम लिख देते हैं कि अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। यानी जितना आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे उतना ही अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाएगा। सेकेंड आपका कारक क्या है, टेम्परेचर यानी कि ताप, यानी ताप बढ़ाने पर भी क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ता है।
और थर्ड आपका क्या है, टेम्परेचर के बाद थर्ड आपका है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है उसको कौन प्रभावित कर सकता है, उत्प्रेरक जो है वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। यानी कि उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग या दर को कम या ज्यादा कर सकता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो अभिक्रिया के वेग को तीन चीजें प्रभावित करती हैं। पहला है आपका क्या, अभिकारक की सांद्रता, दूसरा ताप, तीसरा उत्प्रेरक। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका चैप्टर नंबर 4 से देखेंगे, जो कि आपका लिगेंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक वाला आपका चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है कि संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और इनके 4 प्रमुख लक्षण भी लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में भी हमने डी ब्लॉक के तत्व कराए थे और उनके कुछ लक्षण बताए थे, यानी 1-2 लक्षण वहां पे बताया था। 3 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संक्रमण तत्व भी वही रहेगा, लेकिन लक्षण उसके कुछ हम बढ़ा देंगे। यानी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कोश है वो डी कक्षक से भरते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये तत्व, अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो डी ब्लॉक जो है ये एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित या जकड़ा हुआ या कह सकते हैं संक्रमित होता है। इसी वजह से डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये हमने रीजन बता दिया। और संक्रमण तत्व के विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि इनके 4 प्रमुख लक्षण बताने हैं तो हम आपको 5 प्रमुख लक्षण बता देते हैं। पहला, संक्रमण तत्व जो होता है हमेशा रंगीन आयन बनाता है। यानी संक्रमण तत्व के यूज से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि जो आपके रॉकेट वगैरह बनते हैं उसमें संक्रमण तत्व को ही डाला जाता है, जिस वजह से जब रॉकेट फूटता है तो कलरफुल आपको दिखाई देता है, यानी रंगीन आयन बनाता है। दूसरा आपका क्या है, ये संकर आयन बनाते हैं। तीसरा है कि ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। चौथा, संक्रमण तत्व जो है उत्प्रेरक का गुण भी दर्शाता है। और पांचवा हमारे तरफ से ये प्रायः चालक यानी कि आपके चालक प्रकृति के होते हैं, जिसमें क्या होता है कि धारा प्रवाहित की जा सकती है। ये हो गया संक्रमण तत्व क्या होते हैं और संक्रमण तत्व की विशेषताएं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर 7वां क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, यानी 8 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। तो 7वां क्वेश्चन आपका क्या है कि आवेश के आधार पे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ये हो गया 3 नंबर वाला क्वेश्चन। कभी कभी लिगेंड का एक और प्रकार पूछा जाता है, वो भी किसके आधार पे, दाता परमाणु की संख्या के आधार पे। वो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि लिगेंड को दाता परमाणु की संख्या के आधार पे कितने प्रकार में बांटा गया है। तो 1 तंतु लिगेंड, 2 तंतु लिगेंड, त्रितंतु लिगेंड या बहुतंतु लिगेंड, ये 4 प्रकार के लिगेंड आपके होते हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पे। तो उसको 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, तो 4 नंबर का जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। यहाँ पे 3 नंबर वाले में लिगेंड का कौन सा प्रकार पूछा जा सकता है, तो आवेश के आधार पे लिगेंड किस प्रकार के या लिगेंड को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है ये पूछा जा सकता है। और उदाहरण देते हुए इसे समझाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में लिगेंड का आवेश के आधार पे जो प्रकार होता है वो पूछा जाता है। तो आवेश के आधार पर सबसे पहले लिगेंड को 3 भागों में बांटा गया है, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। ठीक है, सबसे पहले लिगेंड क्या होता है ये समझते हैं, फिर आवेश के आधार पर इसके प्रकार को देखेंगे। लिगेंड क्या होता है, वह अणु अथवा आयन जो उस संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है K4FeCN6।
तो Cn जो ब्रैकेट में होगा उसको हम लिगेंड पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, Cn है, तो इसको लिगेंड पढ़ेंगे। और लिगेंड से जस्ट सटा हुआ जो मॉलिक्यूल, जैसे Fe हो गया, Fe की जगह कभी कभी आपका क्या होता है, Fe की जगह कभी कभी आपका कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि Cn भी हो सकता है। यहाँ पे Fe की जगह Cn भी हो सकता है, या कोई ऑक्साइड के अणु हो सकते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। और जो ये लिगेंड से सटा हुआ ये नंबर दिख रहा है Cn6, 6 जो नंबर है ये आपके उप संयोजन संख्या कहलाती है, उप संयोजन संख्या कहलाती है। 6 की जगह 7, 8 ये भी हो सकता है। यानी लिगेंड से सटा हुआ जो संख्या होगी उप संयोजन संख्या कहलाएगी, और लिगेंड से इधर साइड सटा हुआ जो अणु या मॉलिक्यूल होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग वह अणु अथवा आयन जो उप संयोजन यौगिक, उप संयोजन यौगिक ये पूरा आपका जो मॉलिक्यूल है K4FeCN6 ये पूरा अणु आपका उप संयोजन यौगिक कहलाता है, या इसी को संकुल यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो संकुल यौगिक या उप संयोजन यौगिक में ये जो आपका Fe यानी केंद्रीय धातु परमाणु होता है अथवा आयन को, इस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन जो देता है तो कौन देगा, ये Cn ही अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस केंद्रीय धातु परमाणु को देगा, तो ये Cn ही आपका क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। अब आवेश के आधार पे लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, हमने पहले ही बताया, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। सबसे पहले धनावेशित लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कोई धन आवेश या प्लस चार्ज उपस्थित होता है वो धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। और ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कोई ऋणावेशित या माइनस चार्ज उपस्थित होता है वो ऋणावेशित आयन का लिगेंड कहलाते हैं। और लास्ट आपका जो है उदासीन लिगेंड, इसके ऊपर कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता, यानी कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा और ना ही कोई भी आपके निगेटिव चार्ज होगा, तो ये आपके कहलाएंगे क्या, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। अब धनावेशित लिगेंड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, NO+, क्योंकि धनावेशित लिगेंड है तो इसको कौन से चार्ज होंगे, धन आवेश वाले चार्ज होंगे। उसके बाद इसमें आपका एग्जाम्पल एक और आ जाता है H3O+, भी आपका क्या हो जाएगा, धनावेशित लिगेंड हो जाएगा जिस पर धन आवेश उपस्थित होते हैं। ऋणावेशित लिगेंड क्या होंगे, ऐसे लिगेंड जिस पर ऋण आवेश यानी माइनस चार्ज उपस्थित होता है ऋणात्मक लिगेंड या ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया Br-, Cl के बाद उसके बाद आपके फ्लोरीन हो जाएगा। तो ये सब माइनस चार्ज वाले जितने भी आपके हैं, फ्लोरीन F-, और उसके बाद आपका एक और मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पे Cn- यानी साइनाइड माइनस, तो ये आपके जो होंगे ये ऋणात्मक आवेश के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वहीं पे अगर उदासीन आवेश या लिगेंड की बात करें तो उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिस पर कोई आवेश यानी कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। इसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म इनमें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। उदासीन लिगेंड में एक से अधिक यानी 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉनों का समूह उपस्थित होता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, H2O यानी वाटर जो है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, इसलिए ये रंगहीन भी होता है। और एग्जाम्पल दूसरा क्या हो जाएगा आपका NH3 यानी अमोनिया, जल और अमोनिया उदासीन लिगेंड होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और साइनाइड ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ऋणात्मक लिगेंड होते हैं। उसके बाद NO+ और C3O+ ये आपके धनात्मक लिगेंड होते हैं। आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे एग्जाम्पल से ही, अगर प्लस चार्ज है तो धनात्मक लिगेंड, माइनस चार्ज है तो ऋणात्मक लिगेंड, कोई भी आवेश या कोई भी चार्ज नहीं है तो वो उदासीन लिगेंड कहलाएंगे। ये आपका हो गया आवेश के आधार पे लिगेंड क्या होते हैं या लिगेंड क्या होता है। अब अगर कभी दाता परमाणु की संख्या के आधार पे लिगेंड के प्रकार पूछे जाएंगे तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 का ही आखिरी क्वेश्चन होगा VBT के बारे में। तो
तो आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि वीवीटी सिद्धांत जो है आपका वो क्या होता है, संयोजकता आबद्ध सिद्धांत। इस सिद्धांत की कमियां क्या होती हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, यानी संयोजकता आबद्ध सिद्धांत या वीवीटी सिद्धांत की सीमाएं या कमियां क्या होती हैं। तो संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की कमियां क्या होती हैं। पहली कमी क्या थी कि जो आपका संयोजकता आबद्ध सिद्धांत या वीवीटी जो थ्योरी थी, ये आपके समन्वय संख्या 4 वाले जितने भी संकुल होते हैं, यानी 4 समन्वय संख्या वाले जितने भी संकुल होंगी उनकी संरचनाओं की सही व्याख्या नहीं कर पाती है। ये आपका संयोजकता आबद्ध सिद्धांत की पहली कमी थी कि कभी भी ये समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों की संरचना की व्याख्या नहीं कर पाती। सेकंड आपकी कमी क्या थी कि संयोजकता आबद्ध सिद्धांत या वीवीटी जो है यह सिद्धांत अणुचुंबकीय गुण की मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकती। जितने भी अणुचुंबकीय गुण वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनकी मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकती। थर्ड इसकी कमी क्या है कि वीवीटी सिद्धांत जो है ये उप संयोजन यौगिकों के रंग की कलर की जो व्याख्या है वो नहीं कर पाती, यानी उप संयोजन यौगिक के अलग अलग कलर होते हैं उसकी व्याख्या वीवीटी सिद्धांत नहीं कर पाती। फोर्थ आपका क्या है कि इससे उप संयोजन यौगिक के गतिक तथा उष्मागतिक अस्थायित्व, यानी जो गतिक अस्थायित्व होगा और जो उप संयोजन यौगिक के उष्मागतिक अस्थायित्व है इसकी भी मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती है। यानी ये कमियां थी आपके वीवीटी सिद्धांत यानी कि संयोजकता आबद्ध थ्योरी का जो कमी थी वो यही 4 कमियां थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हम इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 से 5 तक जितने भी 3 नंबर के क्वेश्चंस अरेंज हो सकते थे वो बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने के मिलेंगे क्योंकि चैप्टर 1 से 5 तक ज्यादा 3 नंबर के क्वेश्चन अरेंज नहीं होते। ज्यादा 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो सेकेंड केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक जितने भी आपके चैप्टर हैं उनमें आपके ज्यादा 3 नंबर वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो यानी कि पहला पार्ट तो आपका शॉर्ट वीडियो में ही समझे हो गया क्योंकि कम से कम 40 से 45 मिनट की ही क्लास हो पाई है। अगली जो क्लास होगी वो लगभग 1 घंटे प्लस होगी क्योंकि उसमें इससे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे और सेकेंड केमिस्ट्री से ज्यादा 3 नंबर वाले क्वेश्चंस बनते हैं। हमने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस थे 2 वीडियो में करा दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। 2 वीडियो उसको भी डाल दी है और टॉपिक वाइज वीडियो भी केमिस्ट्री की उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप पेपर पैटर्न देखना चाहते हैं क्लास 12th की कि कैसा पेपर आता है तो हमने अपना खुद का जो पेपर था 2 साल पहले का वो हमने 5 पेपर के वीडियो बना के आपको दे दिए है कि यूपी बोर्ड या क्लास 12th यूपी बोर्ड पेपर पैटर्न कैसा होता है। इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आप पेपर पैटर्न जाके देख सकते हैं जिसमें हमने बायोलॉजी का डाला है। मैथ का हमारे पास पेपर नहीं था तो 5 पेपर हमने वहां पे डाल दिए हैं। वहां से आप पेपर पैटर्न देख सकते हैं कि पेपर कैसा अरेंज किया जाता है या क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे आप पूछ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ जिसमें हम आपसे इससे भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक क्वेश्चंस होंगे। ये स्क्रीनशॉट कर लें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।